टॉपिक हम लोग का आज का है वो है राइबोसोम। दूसरा टॉपिक हमारा क्या है, गाल्जी का है। तीसरा हम लोग क्या पढ़ेंगे, लाइसोसोम पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ेंगे, फिर लावक के बारे में ध्यान देंगे और फिर रसधानी के बारे में, फिर तारक का है। उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग, माइक्रोट्यूब्यूल से पढ़ेंगे। ठीक है ना, इतने टॉपिक हम लोग आज क्लियर करने वाले हैं बायोलॉजी क्लास में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे कि देखो हम लोग का पहला जो है, ध्यान देना, पहला हम लोग का है राइबोसोम। हमारा क्या पहला टॉपिक देखो तो राइबोसोम है। अगर बात किया जाए खोज की, फिर बात करते हम लोग करते हैं खोज की, तो राइबोसोम की खोज 1955 ईस्वी में किसने की थी, तो जॉर्ज पायलट ने की थी। किसने खोज की है, तो जॉर्ज पायलट ने की है। कब खोज की है देखा जाए तो उसकी खोज पायलट ने 1955 में की है। ठीक है, ये ऐसे कण जो केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से दिखाई पड़ते हैं, मतलब ऐसे खुली आंखों से दिखाइए नहीं पड़ेंगे। बात समझ में आया कि नहीं। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी देखने का मतलब हुआ कि ये खुली आंखों से दिखाई नहीं पड़ते हैं। बात समझ में आया कि नहीं। उसके बाद देखा जाए तो हम लोग गौर करेंगे, और सबसे अच्छी बात ये है, ये कहाँ रहते हैं, तो ये अंतः प्रतिद्वी जाल का हम लोग कल पढ़े थे, है ना। तो उससे क्या रहते हैं, उस पर ये लगे रहते हैं। कहाँ लगे रहते हैं, तो राइबोसोम हमारे अंतः प्रतिद्वी जालिका के झिल्लियों की क्या सतह पर रहते हैं, ये सटे रहते हैं। या फिर क्या होते हैं, अकेले और गुच्छे में क्या रहते हैं, तो अकेले या गुच्छे में कोशिका द्रव में बिखरे रहते हैं। कौन हमारे, तो राइबोसोम। कहाँ बिखरे रहते हैं, तो ये कोशिका द्रव में अकेले या किसमें रहते हैं, तो गुच्छे में बिखरे रहते हैं। बात समझ में आए कि नहीं। उसके बाद करते हैं ऐसे राइबोसोम जिसमें रहते हैं गुच्छे में रहते हैं, उनको हम लोग पॉली राइबोसोम कहते हैं। उनको क्या कहते हैं, उनको हम लोग पॉली राइबोसोम या पॉलीसोम कहते हैं। उनको हम लोग क्या कहते हैं, पॉली राइबोसोम या पॉलीसोम उनको हम लोग कहते हैं। ठीक है नहीं। सबसे बड़ी बात क्या होती है, ये बने किसके होते हैं, ध्यान समझना। राइबोसोम किसके बने होते हैं, तो राइबोसोम जो होते हैं ये प्रोटीन और आरएनए किसके हमारे, तो ये प्रोटीन और आरएनए के बने होते हैं। बात समझना क्या ना। एक क्वेश्चन बनता है, राइबोसोम किसके संश्लेषण में भाग लेता है, तो राइबोसोम हमारा कहाँ भाग लेता है, राइबोसोम हमारा प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है। कहाँ भाग लेता है हमारा, तो राइबोसोम लोगों का प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है। इसको ध्यान रखना, समझ में आया कि नहीं। राइबोसोम कहाँ भाग लेगा हमारा, तो राइबोसोम हमारा प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है। क्लियर हुआ ना, क्लियर हुआ। राइबोसोम बने किसके होते हैं, तो प्रोटीन और आरएनए के बने होते हैं। राइबोसोम किसके बने होते हैं हमारे, तो प्रोटीन और आरएनए के हमारे बने होते हैं। अगला पॉइंट देखेंगे, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हमारा है गाल्जी का है। क्या हमारा है, अगला हमारा है गाल्जी उपकरण या गाल्जी क्या है। समझ में आया कि ना। तो गाल्जी काय की खोज किसने की थी, तो गाल्जी काय की खोज कैमिलो गाल्जी ने 1858 ईस्वी में की थी। कब की थी, तो गाल्जी काय की खोज या गाल्जी काय उपकरण की खोज कैमिलो गाल्जी ने 1898 ईस्वी में की थी। क्लियर है, क्लियर है। वही बात करें जाए तो ये अगर इनको हम कहाँ देखते हैं, सूक्ष्मदर्शी से देखने पर क्या देखते हैं हमारे, तो ये मुड़ी हुई छड़ियाँ गुच्छेदार दिखाई पड़ता है। कौन हमारा, गाल्जी काय। कैसे दिखाई, सॉरी ये हाँ गाल्जी काय कैसे दिखाई पड़ता है, तो मुड़ीदार छाड़ियाँ गुच्छे के रूप में दिखाई देता है। ठीक है नहीं। कैसे दिखता है, तो ये देखने पर मुड़ी हुई छाड़ के रूप में या गुच्छे के समान प्रतीत होता है। सबसे बड़ी बात किसमें देखेंगे अगर हम लोग, पादप कोशिका में। कहाँ देखेंगे अगर हम लोग, पादप कोशिका में हम देखते हैं तो ये क्या देखते हैं, ये द्रव्य में मुड़ी हुई छड़ के समान रचनाकार बने हुए दिखाई पड़ते हैं। क्या दिखाई देते हैं, तो पादप कोशिका में ये मुड़ी हुई छड़ के अनुसार दिखाई पड़ते हैं। कौन हमारे, तो गाल्जी का। ध्यान रखना, पादप कोशिका में क्या होते हैं, ये तो मुड़ी हुई छड़ के रूप में संरचनाकार बने हुए बिखरे रहते हैं, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, जिनको हम लोग डिक्टियोसोम कहते हैं। ध्यान रखना, पादप कोशिका में जो मुड़ी हुई छड़ के रूप में बिखरे हुए दिखाई पड़ते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, उनको हम लोग डिक्टियोसोम कहते हैं। ध्यान रखना, क्या कहते हैं उनको हम लोग, डिक्टियोसोम। ठीक है नहीं। तो गाल्जी का एक नाम और भी क्या हमारा है, तो डिक्टियोसोम भी कहते हैं। ठीक है नहीं। आगे बात करते हैं गाल्जी का, हम ध्यान देना, तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखने पर, किसे देखने पर, अगर हम इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी देखते हैं तो इसमें अनेक क्या हमारे, तो ये कोशिका द्रव में अनेक, ठीक है नहीं, एक नहीं क्या हमारे अनेक क्या रहेंगे, झिल्ली से घिरी हुई हमको दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते हैं, तो अनेक समांतर झिल्ली से घिरी हुए हमको ये दिखाई देते हैं। कौन हमारे, गाल्जी का है, जिनको हम क्या वो कहते हैं, कुंडिकाओं या सिस्टर्नी के समूह की तरह होते हैं। कैसे हमारे हो, तो ये कुंडिकाओं तथा सिस्टर्नी के समूह की तरह होते हैं। कौन हमारे, तो गाल्जी का है। अगली बात करते हैं, तो कुंडिकाओं के सिरों पर क्या, कुंडिकाओं के सिरों पर कह सकते हैं तो छोटी छोटी पुट्टिकाएं होती हैं। कैसे होती है हमारी, तो
ध्यान देना, तो कुंडिकाओं के सिरे पर छोटी छोटी पुटुकाएँ होती हैं, और जबकि ऊपर से नीचे जाने पर, कहाँ जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर बड़ी रिक्तिकाएँ प्राप्त होती हैं। हमको क्या मिलती हैं ऊपर से जाने पर? अगर हम लोग जाते हैं इसके अतिरिक्त नीचे की तरफ बढ़ते हैं, क्या दिखती है वहाँ पर हमको? बड़ी बड़ी रिक्तिकाएँ पाई जाती हैं। ध्यान रखना, किनारों पर छोटी छोटी पाई जाती हैं पुट्टिकाएँ, ठीक है नहीं, और नीचे जाने पर क्या पाती हैं? तो बड़ी बड़ी रिक्तिकाएँ पाई जाती हैं। किसमें हमारा? तो गालजी काय उपवर्ग में। अगले बात हम लोग करते हैं और ध्यान देते हैं गालजी काय में। थोड़ा सा गुड़िया उसको और बंद कर देती है ना। अगला हम बात करेंगे, थोड़ा सा इसमें ध्यान देना, तो ध्यान दे, देखो गालजी काय हमारा क्या रहता है? झिल्लियों का संपर्क अंतः प्रतिबिंबी जालिका से रहता है। किससे रहता है? इसका रहता है तो झिल्लियों का संपर्क रहे, किससे रहेगा हमारा? रहेगा वो अंतः प्रतिबिंबी जालिका से रहता है, ठीक है नहीं। जालिका जो हमारी होती पूरे इसमें जिद्र में बिखरा रहता है ना, इसीलिए इसका संबंध में क्या होता है? तो अंतः प्रतिबिंबी जालिका से रहता है, ठीक है नहीं। गालजी काय कुछ यूकेरियोटिक कोशिका, कौन हमारे? तो कुछ यूकेरियोटिक कोशिका स्तनधारी के लाल रुधिर कणिका जीवाणु एवं नीलहरी शैवालों में नहीं पाए जाते हैं। ध्यान रखना, पूछ जाएगा गालजी काय कहाँ नहीं पाया जाता है, इस पर ध्यान रखना। कहाँ नहीं पाया जाता है गालजी का? तो स्तनधारी के लाल रुधिर कणिका जीवाणु एवं नीलहरी शैवाल में ये नहीं पाए जाते हैं, ठीक है नहीं। यह कोशिका क्या होता है? मुख्य श्रवण अंगक है। क्या हमारा है ये? तो मुख्य श्रवण का मतलब मेन सिक्रेटरी भाग हमारा कौन है? तो ये गालजी काय है, ठीक है नहीं। उसके बाद यह लाइसोसोम कौन हमारा? पैरेक्सिसोम के निर्माण में भी मदद करता है। ध्यान रखना, कम उसकी मदद करता है, तो यह निर्माण में लाइसोसोम और हमारा पैरेक्सिसोम में क्या करता है? निर्माण में मदद करता है। पादप कोशिका के विभाजन में क्या हमारा? पादप कोशिका के विभाजन में, है ना, प्लांट सेल बनाने में क्या करने में इसको? तो सेल प्लांट बनाने में क्या करना है? कोशिका प्लेट बनाने में ये सहायता करता है। ध्यान रखना, तो पादप कोशिका के विभाजन के समय क्या बनाने में? सेल प्लेट बनाने में ये मदद करता है। कौन हमारा? तो गालजी काय। समझ में क्या ना? कहा पादप कोशिका के विभाजन के समय, है ना, कोशिका प्लेट बनाने में कौन हेल्प करता है हमारा? तो गालजी काय करता है। आगे हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं, ध्यान देना। तो अगला जो हमारा भाग है वो है लाइसोसोम। कौन हमारा है? तो वो है लाइसोसोम है। इसकी खोज किसने की थी? तो लाइसोसोम की खोज 1958 ईस्वी में क्रिस्टियन डी डुबे ने की थी। किसने की थी? तो क्रिस्टियन डी डुबे ने 1958 ईस्वी में किसकी खोज की थी? तो लाइसोसोम की खोज की थी। क्लियर नहीं? क्लियर है। वहीं बात कर लेते हैं, तो यह बहुत ही क्या हमारा है? सूक्ष्म कोशिकांग है, जो क्या होता है? छोटी छोटी पुटिकाओं के रूप में पाए जाते हैं। इसको क्या होती है? इसके चारों तरफ एक पतली झिल्ली रहती है। क्या होती है? इसके चारों तरफ एक पतली झिल्ली रहती है। किसके तरफ? तो लाइसोसोम में, ठीक है ना। इसका आकार क्या होता है? बहुत ही छोटा और थैली जैसा होता है। इसमें क्या होते हैं? इसमें एंजाइम्स होते हैं जो क्या करते हैं? ध्यान रखना, लाइसोसोम हमारा इसे क्या कहते हैं? आत्मघात की थैली कहते हैं, ठीक है ना। क्यों कहते हैं? ध्यान रखना, तो इसमें क्या होता है? ऐसे एंजाइम होते हैं जिनमें क्या होता है? जीव द्रव्य को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है। क्या होता है? तो ध्यान रखना, लाइसोसोम में पुटिका में ऐसे एंजाइम पाए जाते हैं जो क्या करते हैं? जीव द्रव्य को भी घुला सकते हैं, ठीक है ना। जब भी कोई कोशिका क्या हमारी हो जाती है, ध्यान देना, तो ध्यान रखना, यहाँ पे गौर करना, अगर कोई कोशिका उपापचय के व्यवधान के कारण क्या होती है? नष्ट हो जाती है, तो अगर उसका लाइसोसोम क्या होता है? फट जाता है ना। तो लाइसोसोम में ऐसे एंजाइम रहते क्या करते हैं? जो जीव द्रव्य को ही पचा जाते हैं। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? इसीलिए इसको हम लोग आत्मघात की थैली कहते हैं। बस समझ में क्या क्या होता है? गौर करना, तो कोशिका उपापचय में व्यवधान के कारण जब क्या होता है? कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है, तो क्या उसमें होता है? लाइसोसोम हमारे फट जाते हैं। इसमें मौजूद हमारे क्या एंजाइम अपनी ही कोशिका क्या कर लेते हैं? पाचित कर लेते हैं, ठीक है ना। जिससे क्या होता है? कोशिका की मृत्यु हो जाती है। इसलिए क्या कहते हैं? इसको हम लोग आत्मघाती थैली कहते हैं। बात समझा क्या ना। तो पूछा जाता है कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? किसको कहते हैं हम लोग? तो उसको लाइसोसोम को कहते हैं। क्लियर है? क्लियर है। आगे हम लोग बात करते हैं, तो यह कोशिका में प्रवेश करने वाले बड़े कणों बाह्य पदार्थों का पाचन करता है। ध्यान रखना, क्या करता है? ये बड़े कणों और बाह्य पदार्थों का पाचन कर लेता है। ध्यान रखना। अगली बात क्या है? यह अंतःकोशिकीय पदार्थ अंगों के टूटे फूटे भाग को भी क्या कर लेता है? पाचित करके कोशिका को साफ रखता है, ठीक है नहीं। मतलब कोशिका का क्लीन करने का काम कौन करता है? हमारा तो लाइसोसोम करता है। क्लियर नहीं? क्लियर है। और ये जीवाणु और विषाणु को भी क्या कर लेता है? पाचन कर देता है।
कौन हमारा लाइसोसोम क्या करता है, जीवाणु और विषाणु से क्या करता है हमारा रक्षा करता है। क्लियर नहीं क्लियर है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे। अगला जो हमारा टाइप है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या हमारा अगला टाइप है, अगला हमारा जो भाग है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। ध्यान रखना, माइटोकॉन्ड्रिया खोज कब हुई थी तो 1890 ईस्वी में। कब हुई थी हमारी खोज हुई थी तो माइटोकॉन्ड्रिया खोज हमारी हुई थी 1890 ईस्वी में हुई थी। ठीक है नहीं, किसने खोज किया था तो माइटोकॉन्ड्रिया खोज किया था आल्टमान ने। किसने खोज किया थे तो ध्यान रखना, माइटोकॉन्ड्रिया खोज किसने किया तो आल्टमान ने किया है। ठीक है नहीं, वह हम बात करेंगे तो यह कोशिका द्रव में पाई जाने वाली बहुत महत्वपूर्ण रचना है जो कोशिका द्रव में बिखरी रहती है। ध्यान रखना, क्या रहती है माइटोकॉन्ड्रिया तो कोशिका द्रव में ये बिखरी रहती है। ध्यान रखना। सबसे और बड़ी बात क्या है, आल्टमान ने इसका नाम दिया था बायोप्लास्ट। क्या नाम दिया था, आल्टमान ने इसका नाम दिया था बायोप्लास्ट। बाद में किसने, सीसी बिंडा ने इसका नाम दिया है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है नहीं, पॉइंट बनता है कि माइटोकॉन्ड्रिया का नाम माइटोकॉन्ड्रिया किसने दिया तो सीसी बिंडा ने दिया। ठीक है नहीं, और आल्टमान इसका नाम क्या दिया था, बायोप्लास्ट दिया था। खोज कब किया था इसकी तो 1890 ईस्वी में की थी। ठीक है नहीं, आगे बात करते हैं। इसका आकार है ना, आकृति परिवर्तनशील होता है। ध्यान रखना, इसका आकार आकृति कैसा रहता है इसका तो परिवर्तनशील, घट बढ़ सकता है। ठीक है नहीं, और यह कोशिका द्रव में कणों, सूत्रों, छड़े और गोलकाओं के रूप में बिखरा रहता है। मतलब किसके रूप में रहता है तो ये ध्यान देना, तो ये रहता है कणों, छड़ों के रूप में, कणों के रूप में, सूत्रों के रूप में और गोलकों के रूप में पूरे में बिखरा रहता है। कौन हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर है, क्लियर है। आगे हम लोग बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य। ध्यान रखना, तो प्रत्येक माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, एक बाहरी झिल्ली, एक अंतर झिल्ली इसके चारों ओर घिर रहती है। मतलब एक झिल्ली इसके अंदर होती है, झिल्ली इसके बाहर रहती है। किसमें हमारा तो माइटोकॉन्ड्रिया में। और बात करते हैं इसके बीच में क्या होता है, एक तरल युक्त गुहा होती है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया गुहा कहते हैं। मतलब एक झिल्ली क्या होती है इसके बाहर रहती है, एक झिल्ली इसके अंदर रहती है। उसमें क्या होता है हमारा एक तरल युक्त गुहा होती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया गुहा कहते हैं। क्लियर नहीं क्लियर है। मतलब झिल्ली बाहर रहेगी, झिल्ली इनसाइड रहेगी, बीच में क्या रहेगा इसका तल पदार्थ भरा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे माइटोकॉन्ड्रिया गुहा कहते हैं। समझ में आया क्या ना। अगली बात करते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी झिल्ली से क्या, हमारी माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी झिल्ली से अनेक है ना पदार्थ निकल कर कहाँ आते हैं तो माइटोकॉन्ड्रियल गुहा में प्रवेश करते हैं। बात समझ में क्या ना, अंदर वाली झिल्ली से कई हमारे पदार्थ निकल कर कहाँ आते हैं तो ये माइटोकॉन्ड्रियल गुहा अर्थात मैट्रिक्स में लटके रहते हैं। इनको हम लोग क्या कहते हैं, जिन्हें क्रिस्टी कहा जाता है। जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। पूछा जाता है क्रिस्टी कहाँ पाया जाता है तो माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है ना। क्रिस्टी पे कौन से कण पाए जाते हैं, ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। क्रिस्टी की सतह पर F1 कण या ऑक्सीसोम पाए जाते हैं, ये ध्यान रखना। क्रिस्टी पे कौन से कण पाए जाएंगे हमारे तो F1 कण या ऑक्सीसोम कण पाए जाते हैं। ठीक है नहीं, क्रिस्टी पे कौन कण पाए जाएंगे हमारे तो F1 कण या ऑक्सीसोम कण पाए जाते हैं। ठीक है नहीं, क्रिस्टी कहाँ पाई जाएगी तो माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ पाई जाएगी हमें तो माइटोकॉन्ड्रिया में। अंतर सतह जो झिल्ली नहीं होती है, अंतर झिल्ली पर ये क्या सब लटके रहते हैं। ठीक है नहीं, अगला भाग देखेंगे हम लोग नेक्स्ट। अगला हमारा जो कहते हैं वो है माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहते हैं, कोशिका का ऊर्जागृह है ना। क्या कहते हैं इसको हम लोग, कोशिका का पावर हाउस है ना। ध्यान रखना, क्योंकि ये क्या करता है माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा उत्पन्न करने कण को क्या कहते हैं, कोशिका का पावर हाउस या कोशिका का ऊर्जागृह कहा जाता है। ये भी खूब क्वेश्चन पूछाता है। कोशिका का पावर हाउस किसको कहते हैं, कोशिका का ऊर्जागृह किसे कहा जाता है, किसको कहते हैं हम लोग तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। क्लियर नहीं क्लियर एकदम से। आगे हम लोग बात कर लेते हैं क्यों कहते हैं, क्योंकि जब इसमें हम ना ध्यान रखना, इस कोशिका का ऊर्जागृह इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब ग्लूकोज टूटता है ना तो उसमें क्या बनते हैं हमारे 36 अणु एटीपी के बनते हैं। किसके बनते हैं हमारे, बनते हैं 36 अणु एटीपी के बनते हैं, जिसमें से 34 अणु एटीपी है ना कैप चक्र स्वयं माइटोकॉन्ड्रिया निर्माण करता है। कौन निर्माण करता है, हमारा करता है तो माइटोकॉन्ड्रिया निर्माण करता है। ठीक है, देखो क्या होते हैं 36 एटीपी अणु हमारे ग्लूकोज के टूटते हैं, जिनमें से कितने हमारे 34 अणु हमारे एटीपी के कौन निर्माण करता है तो वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही बनते हैं। इसलिए क्या कहते हैं इसको हम लोग कोशिका का ऊर्जागृह कहा जाता है। क्लियर हुआ ना, क्लियर हुआ। तो ये भी पूछा जाता है एक ग्लूकोज जब टूटता है तो कितनी एटीपी ऊर्जा मुक्त होती है तो 36 एटीपी। ठीक है ना, कैप चक्र में कितने बनते हैं हमारे तो 34 एटीपी बनते हैं। इसको दिमाग में बैठा लेना। ठीक है ना, आगे बढ़े हम लोग। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट। अगला हमारा है लवक। अगला पॉइंट हमारा क्या है, लवक है। ठीक है ना, लवक
ऐसा कोशिकांग है जो केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। कहाँ केवल पाया जाता है? ये पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। जंतु कोशिकाओं में लवक नहीं पाए जाते। क्या होते हैं? इन कोशिकाओं में लवक नहीं पाए जाते हैं, ये केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक है नहीं, ध्यान रखना। तो कोशिका द्रव में चारों ओर क्या रहते हैं? लवक बिखरे रहते हैं। ध्यान रखना, क्या रहते हैं लवक? तो को कोशिका द्रव में चारों ओर ये बिखरे रहते हैं, सब कोशिका द्रव में रहता है। ठीक है ना, ध्यान रखना। और मुख्यतः इनका आकार कैसा होता है? तो अंडाकार, गोलाकार या तस्त्रीनुमा होते हैं। ध्यान रखना, कैसा होता है लवक का आकार? तो अंडाकार, गोलाकार या तस्त्रीनुमा होता है। ठीक है नहीं, क्लियर नहीं? क्लियर है। अगला बात करते हैं तो इसके अलावा भिन्न भिन्न आकार जैसे तारानुमा, फीतानुमा, कुंडलाकार आदि भी हो सकते हैं। ध्यान रखना, मतलब इस आकार के भी ये पाए जाते हैं। किस किस के आकार देखो तो तारानुमा, फीतानुमा और कुंडलाकार के भी आकार के पाए जाते हैं। ठीक नहीं, लवक जो होते हैं वो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कितने हमारे होते हैं मुख्यतः? तो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है नहीं, हम गौर करेंगे। पहला जो हमारा लवक का टाइप है वो है अवर्णीय लवक। कौन हमारा पहला है? तो अवर्णीय लवक, इसको हम लोग कहते हैं लीकोप्लास्ट। इसको हम लोग क्या कहते हैं? लीकोप्लास्ट कहते हैं। ध्यान रखना, है ना। पहला लवक हमारा कौन सा है? तो अवर्णीय लवक, हम लोग क्या कहते हैं? लीकोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है नहीं, ध्यान रखना। यह पौधों के उन भागों में पाया जाता है जहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता है। क्लियर हुआ ना? क्लियर हुआ। अवर्णीय लवक कहाँ पाया जाएगा? जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता, वहां क्या पाया जाता है हमारा? तो वहां हमारा अवर्णीय लवक पाया जाता है। जैसे कि जड़, भूमिगत तनाव में, या ध्यान रखना, या स्टार्च कोशिका एवं तेल बूंद को बनाने एवं संग्रहित करने हेतु उत्तरदायी होता है। ध्यान रखना, ये पूछा जाता है करता क्या है ना हमारा? तो अवर्णीय लवक हमारा या स्टार्च कणिकाओं एवं तेल बिंदु को बनाने व संग्रहित करने हेतु उत्तरदायी होता है। कौन हमारा? तो अवर्णीय लवक हम लोग लीकोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है नहीं। अगला हमारा जो है वो है वर्णीय लवक। अगला हमारा क्या है? वर्णीय लवक क्या कहते हैं? क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। इसको लोग क्या कहते हैं? इसको क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। ये कैसे होते हैं? तो ये रंगीन लवक होते हैं। क्या हमारे होते हैं? ये रंगीन लवक होते हैं। ये पाए जाते हैं कहाँ पर? फूलों में, फलों में और बीजों में। कहाँ पाते हैं ये? तो फूलों, फलों और बीजों में। कौन पाया जाता है हमारा? तो वर्णीय लवक पाया जाता है। ये लाल, पीले एवं नारंगी रंग के होते हैं। ध्यान रखना, तो ये कहाँ पाए जाएंगे? तो रंगीन भाग जैसे पुष्प, फल, भित्ति, बीज आदि में क्या होते हैं हमारे? तो वर्णीय लवक पाए जाते हैं। ठीक है नहीं। सबसे जो मेन भाग है लवक में वो हमारा आता है हरित लवक। कौन हमारा है? तो तीसरा भाग जो हमारा है हरित लवक है। इसको हम लोग कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। तुम लोग क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट कहते हैं हरित लवक को। ये सबसे महत्वपूर्ण अंग है लवक में। लवक सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन हमारा? तो वो है हरित लवक है। ठीक है नहीं, क्यों कहते हैं? देखो ध्यान रखना, तो पौधों के लिए, किसके लिए? पौधों के लिए हरित लवक बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि हरित लवक ही क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करने में हेल्प करता है, सहायता करता है। क्लियर नहीं? क्लियर है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि क्या करता है? इसमें मौजूद वर्णा क्या करते हैं? सहायता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से क्या होती है? इसमें संपन्न होती है। इसी कारण क्या कहते हैं हरित लवक को? कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। क्योंकि हरित लवक क्या करता है? कोशिका का भोजन बनाने में मदद करता है। इसलिए क्या कहते हैं हम इसको? कोशिका का रसोई घर किसको कहा जाता है? तो हरित लवक को कहा जाता है ना। क्रोमोप्लास्ट को कहा जाता है, क्लोरोप्लास्ट को ना। हरित लवक में ध्यान रखना, तो परहरित के अलावा इसमें कैरोटीन और जेथोफिल भी पाया जाता है। ध्यान रखना, ये भी आता है हरित लवक में क्या? परहरित के अलावा और क्या क्या पाया जाता है? तो कैरोटीन और जेथोफिल नामक वर्णक भी पाए जाते हैं। ठीक है नहीं, इसको ध्यान रखना। कौन कौन हमारा? कैरोटीन और जेथोफिल। पत्तियों का जो पीला रंग होता है, क्या हमारा होता है? पत्तियों का पीला रंग होता है, वो कैरोटीन वर्णक के कारण होता है। किस कारण हमारा होता है? तो वो कैरोटीन वर्णक के कारण हमारा होता है। क्या लिखा? पत्तियों का रंग जो पीला होता है किस कारण होता है? तो वो कैरोटीन के कारण होता है। ठीक है नहीं। परहरित में एक ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है, ध्यान रखना। तो परहरित में कौन सी धातु पाई जाती है? परहरित में मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इस पर तुम लोग नजर बना लेना। ठीक है ना, कि परहरित में कौन सी धातु पाई जाती है? तो परहरित में कौन धातु पाई जाती है? तो मैग्नीशियम धातु अर्थात Mg धातु उपस्थित होती है। क्लियर सबको? नहीं क्लियर है? आगे हम लोग बढ़ेंगे, अब देखेंगे नया पॉइंट। अगला हमारा है रसधानी। अगला हमारा पॉइंट क्या है? वो है रसधानी है। ध्यान रखना, तो रसधानी जो हमारी होती है, गौर करना, रसधानी हमारे क्या होती है? तो कोशिका की रसधानी चारों ओर एक अर्धपारगम झिल्ली से घिरी रहती है। किससे होती है हमारी? तो होती है रसधानियाँ चारों ओर, है ना, एक अर्धपारगम झिल्ली से क्या रहती है? गैस को लोग क्या कहते हैं?
टोनोप्लास्ट कहते हैं। ध्यान रखना, तो रसधानी जिस झिल्ली से घिरी है इसको हम लोग क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट कहते हैं। क्लियर ना? क्लियर, क्या कहते हैं इसको हम लोग? कहते हैं टोनोप्लास्ट कहते हैं। आगे, रसधानियाँ छोटी अथवा बड़ी हो सकती हैं, ठीक है ना। इनके रसधानियों के अंदर क्या होते हैं? ठोस या तरल पदार्थ भरा रहता है। एक बात ध्यान रखेंगे, तो जो जंतु कोशिकाएं होती हैं, जो हमारी क्या होती हैं? जंतु कोशिकाएं होती हैं, उनकी रसधानियाँ छोटी होती हैं। क्या होती है रसधानियाँ हमारी? छोटी होती है। किसकी हमारी? पादप कोशिकाओं की रसधानियाँ क्या हमारी होती है? तो बड़ी होती हैं। इसको जब बैठा लेना, है ना। जंतु कोशिकाओं की रसधानियाँ छोटी होती है, जबकि किसकी हमारी? पादप कोशिकाओं की रसधानियाँ क्या हमारी होती है? तो बड़ी होती है। क्लियर नहीं? क्लियर पॉइंट। आगे हम लोग बढ़ेंगे और थोड़ा देखेंगे रसधानी के बारे में। ध्यान रखना, तो पादप कोशिकाओं में रसधानियों में क्या निकलता है? कोशिका रस भरा रहता है, जो कि क्या होता है? निर्जीव पदार्थ है। क्या हमारा है? निर्जीव पदार्थ है। जबकि जंतु कोशिकाओं में, किसमें हमारा? जंतु कोशिकाओं में, ठीक है ना, रसधानी में जल भरा रहता है। क्या रहता है? इसमें रहता है तो जल रहता है, ठीक है ना। ध्यान रखना, पादप कोशिकाओं में कोशिका रस रहता है, जो कि हमारा निर्जीव पदार्थ है, जबकि किसमें हमारा? जंतु कोशिकाओं में जल संतुलन के लिए इसमें भरा रहता है। क्लियर नहीं? क्लियर है। आगे हम लोग बात करेंगे, तो पादप कोशिकाओं में स्फीति, है ना, तथा कठोरता प्रदान करने का कार्य कौन करता है? हमारा तो रसधानी करता है, ठीक है ना। और ध्यान रखना, तो कुछ एक कोशिकीय जीवों में, क्या हमारा? कुछ एक कोशिकीय जीवों में रसधानियों में कुछ अवशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने में भी ये सहायता दान करती है। क्या करते हैं रसधानी हमारे? तो कुछ अवशिष्ट पदार्थ को कोशिका से बाहर निकालने में भी ये सहायता प्रदान करती है। कौन हमारे? तो रसधानियाँ। क्लियर नहीं? क्लियर है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है तारककाय। क्या हमारा अगला पॉइंट हमारा है? तारककाय अर्थात सेंट्रोसोम है। क्या हमारा पॉइंट अगला है? तारककाय अर्थात सेंट्रोसोम है, ठीक है ना। अगर बात करते हैं तारककाय की खोज, तो 1888 ईस्वी में, कब हमारी खोज हुई थी? तो 1888 ईस्वी में बोवेरी ने की थी। क्या की थी? बोवेरी ने की, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात कि ये जो हमारा होता है सेंट्रोसोम होता है, यह केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। यह पादप कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। क्लियर हुआ? नहीं क्लियर हुआ? तो कहाँ पाया जाएगा तारककाय? तारककाय अर्थात सेंट्रोसोम केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है, या यह पादप कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। ध्यान देना, ठीक है ना। और यह कैसी होती है? तो एक बेलन जैसी रचना के रूप में दिखती है। कैसे दिखती है हमारी? तो यह दिखती है बेलन जैसी रचना के रूप में दिखती है। और यह जंतु कोशिका के केंद्रक के पास, कहाँ हमारे होती है? तो केंद्रक के पास एक छोटा सा चमकदार क्षेत्र में रहता है। कहाँ रहता है? तो केंद्रक के पास एक छोटा सा चमकदार क्षेत्र में रहता है। कौन हमारा? तो तारककाय। क्लियर नहीं? क्लियर है। अगला, इसमें एक या दो सूक्ष्म रचनाएं होती हैं, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं? सेंट्रियोल कहते हैं। इनमें क्या होती है? एक या दो सूक्ष्म रचनाएं, उसको क्या कहते हैं? सेंट्रियोल कहते हैं, ठीक है ना। पूछा जाता है सेंट्रियोल कहाँ पाया जाता है? तो सेंट्रोसोम अर्थात तारककाय में पाया जाता है। क्लियर नहीं? क्लियर है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, ध्यान देते हैं थोड़ा से। अगला हमारा है तारककाय में, और देख लेंगे थोड़ा से। तो प्रत्येक सेंट्रियोल के चारों ओर क्या हमारी होती है? तो धागे की तरह तारक रश्मियाँ दिखाई पड़ती हैं। क्या दिखाई पड़ती है हमको? तो धागे की तरह तारक रश्मियाँ दिखाई पड़ती हैं चारों, ठीक है ना। और बात कर लेते हैं, तो तारककाय जंतु कोशिका विभाजन में मदद करता है। क्या मदद करता है? तो ये जंतु कोशिका विभाजन में भी ये हेल्प करता है, ठीक है ना। यह कोशिका के किसमें? सीलिया एवं फ्लैजिला के बनने में भाग लेता है। कहाँ तो भाग लेता है? तो ये सीलिया एवं फ्लैजिला के बनने में भाग लेता है। कौन हमारा? तो तारककाय। क्लियर नहीं? क्लियर है। आगे बात कर लेते हैं, यह कोशिका का प्रचलन अंगक क्या कहलाता है हमारा? तो प्रचलन अंगक अर्थात लोकोमोटरी ऑर्गेनल कहलाता है। क्या कहलाता हमारा? कहलाता है तो लोकोमोटरी ऑर्गेनल अर्थात प्रचलन अंगक कहलाता है। क्लियर नहीं? क्लियर। कौन कहलाता है हमारा? तो तारककाय, ठीक है ना। अगला जो हमारा आता है वो आता है माइक्रोट्यूबुल्स। क्या हमारा आता है? माइक्रोट्यूबुल्स आता है, ठीक है ना। ध्यान रखना, तो ये क्या होती हैं? तो ये छोटी छोटी नलिकाएं रचनाएं होती हैं। कैसी हमारी होती हैं? तो ये छोटी छोटी नलिकाएं की रचनाएं होती हैं, जो कहाँ पाई जाती हैं? जो कोशिका द्रव में पाई जाती हैं, ठीक है ना। जो कुछ अधिकतर चीज़ें सब कहाँ रहते हैं? जितने भी हमारे अंग हैं सब कोशिका द्रव में क्या रहते हैं? कोशिकांग बिखरे रहते हैं, ठीक है ना।
कोशिकांग के बाद हम लोग कल क्या पढ़ेंगे, कल हम लोग केंद्रक पढ़ेंगे। क्या हम लोग पढ़ेंगे, केंद्रक अर्थात न्यूक्लियस के बारे में पूरा जानकारी अर्जित करेंगे, ठीक है ना। और जंतु कोशिका और पादप कोशिकाओं में कल अंतर भी देख लेंगे, ठीक है ना। आगे देखेंगे तो यहाँ कोशिका विभाजन के समय, किसमें, कोशिका विभाजन के समय कौन हमारा तो माइक्रोट्यूबल्स क्या बनाता है, तो ये स्पिंडल क्या करता है, ये स्पिंडल के निर्माण में भाग लेता है। कहाँ भाग लेता है हमारा तो स्पिंडल के निर्माण में भाग लेता है। साथ ही साथ और क्या कोशिका विभाजन में, तो यहाँ सेंट्रियोल, सिलिया और फ्लैजिला आदि के निर्माण में भी भाग लेता है। समझ में क्या ना, कौन हमारा माइक्रोट्यूबल्स कहाँ का तो भाग लेता है, तो स्पिंडल के निर्माण में सेंट्रियोल, सिलिया और फ्लैजिला आदि के निर्माण में क्या होता है हमारा, ये माइक्रोट्यूबल्स भाग लेता है। क्लियर नहीं क्लियर, कब भाग लेगा, जब जंतु कोशिका का विभाजन होता है, ठीक है ना। आगे देखेंगे तो आगे हमारी स्लाइड आज खत्म हो गई, ठीक है ना। कल हम लोग क्या पढ़ेंगे, कल हम लोग केंद्रक और साथ साथ में क्या जंतु कोशिका और पादप कोशिकाओं में अंतर पढ़ेंगे, ठीक है ना। और कोशिश करेंगे कल हम लोग कोशिका विभाजन के लिए समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन पे भी हम लोग चर्चा करें, ठीक है ना। क्लियर, सबका नहीं क्लियर है, इस सबको क्या करना, घर जाके आप लोग नोट कर लेना, ठीक है ना। बाकी हम लोग अब आगे बढ़ते हैं।